जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे कि आपने रेड लेवल 1 के लिए उन मैम का परिचय करवाया था, वैसे ही एक ज्योग्राफी लेक्चर के लिए भी किसी का एक साक्षात्कार करवाइए ताकि हम जान सकें कि एक बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है, किस प्रकार स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर की तैयारी करें, सेकंड पेपर की तैयारी करें और दोनों पेपरों की एक साथ तैयारी कैसे करें और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, क्या रणनीति रखें, कितना समय किस सब्जेक्ट को दे तैयारी के लिए। तो ऐसी बातचीत करने के लिए एक ज्योग्राफी लेक्चर से परिचय करवाइए। तो आज मैं जो आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये हमारे दोस्त अनिल शर्मा, और हमने जो है BA साथ ही की है, BSM साथ हैं और साथ में BA की, फिर BEd MA और फिर साथ में दोनों का लेक्चर में सिलेक्शन हुआ। ये ज्योग्राफी से व्याख्याता बने और मैं हिंदी से व्याख्याता बना हूँ। तो आज जो है इनसे हम जानेंगे कि ज्योग्राफी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, अपनी शुरुआत कैसे करें और किन पुस्तकों का सहारा लेके वो भी व्याख्याता में चयन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है और मेरी 10th तक पढ़ाई गांव में हुई थी। फिर सीनियर सेकेंडरी बूंदी, कॉलेज, BEd MA सब कुछ बूंदी से हुई है। और उसके बाद में फिर मैंने 2018 में BA हुई थी मेरी, तो वहाँ से मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी स्टार्ट की MA और BEd के साथ साथ में। और 21 में रीट दी और फिर 22 में मैंने स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ। अब जैसे रीट की तैयारी हमने साथ ही की थी, रीट की भी तैयारी साथ में की, स्कूल व्याख्याता की तैयारी साथ में की। अब रीट की तैयारी में जैसे कि वो रद्द हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे मान लो रीट का रद्द होना भी एक सही चीज़ रहा, क्योंकि उससे रद्द होने से क्या हुआ कि आप जब स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने लग गए, बाकी उसमें सिलेक्शन हो जाता तो शायद हम वहीं रह जाते, तो एक वो भी चीज़ पॉजिटिव रही। अब जैसे वह रद्द होने के बाद जब आपने स्कूल लेक्चर की तैयारी करना स्टार्ट किया, तो आपने सेल्फ स्टडी की या फिर कोचिंग की? मैंने बूंदी में हमारे गुरुदेव थे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में आशुतोष जी बिरला, उनके सानिध्य में मैंने कोचिंग की है ना। वहाँ पे हम उनके 8-10 बच्चे थे, हम उनके घर ही पढ़ने जाने जाते। एक तरह से कोचिंग क्या थी, वो हमारे को खुद के शिष्यों के तौर पर पढ़ाते थे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से हमने A से लेकर Z तक पूरा सिलेबस उनसे पढ़ा है। अच्छा, तो मतलब कोचिंग की भी सेल्फ स्टडी भी की बाद में? हाँ बिल्कुल। जैसे हमने MA प्रीवियस हो चुका था, हमारा रीट हो चुकी थी, उसके बाद में MA फाइनल से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो लगभग नवंबर से 2021 से तैयारी स्टार्ट की, तो जून 2022 तक हमने तैयारी की कोचिंग की। और उसके बाद में 3-4 महीने का जो था वो सेल्फ स्टडी का समय हमारे को मिला। तो एक बात है, जैसे कई अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सर कोचिंग करके सिलेक्शन लिया जा सकता है या सेल्फ स्टडी से। तो देखो, कोचिंग करने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा। जैसे सर बता रहे हैं कि इन्होंने कोचिंग भी की और सेल्फ स्टडी की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी की और सिलेक्शन लिया है, तो दोनों तरीके, लेकिन आपको पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, है ना। एक मैंने पिछला एक वीडियो भी बनाया था इस बारे में कि आपको सेल्फ स्टडी करिए या कोचिंग करिए, तो पढ़ना जरूरी है, तो कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी जरूरी है। उसमें होता है क्या है कि कोचिंग में आप चले जाते हो, आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, लेकिन कम से कम उसमें आपको 10% या 20% आपको ऐड करना होता है, जो आपका सिलेक्शन करवाता है। आप नॉर्मली सभी कोचिंगों में जाते हो, लेकिन सारा सब कॉमन पढ़ के आते हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कर रहे हो, वो सिलेक्शन दिलाता है आपको। तो आपने स्कूल लेक्चर से तैयारी के लिए कितना समय दिया, मतलब कितने महीने तैयारी की? मैंने देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि 2018 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन प्रॉपरली अगर तैयारी के देखे जाए ना, लेक्चरर की तैयारी का देखा जाए, तो मैंने रीट के बाद में नवंबर 2022 से समय दिया है, तो लगभग साल भर का मेरे को 11-12 महीने का मेरे को समय मिला था। अब जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे पूछते हैं, जैसे मैंने तैयारी में आप जानते हैं कि मैंने तैयारी की, तो लास्ट स्कूल व्याख्याता टारगेट करके तो मैंने 2 महीने 2.5 महीने तैयारी की, लेकिन बाकी जैसे UPSC के हिसाब से हिंदी की तैयारी की थी और जैसे रीट की भी तैयारी की, तो कहीं ना कहीं चीजें तो तैयार होती है, तो आपको भी वो फायदा मिला रीट की तैयारी का भी। तो लगभग इन्होंने 10 महीने का समय दिया और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को तैयार करने में इनका 10 महीने का समय गया। तो आपने फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ा? देखो, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कोई अलग से स्पेशल चीज़ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से तैयारी करता आ रहा था। तो मैंने GK तो मेरी काफ़ी इंप्रूवमेंट थी मेरे पास। मैंने नोट्स जो पहले 2018 में SI के लिए मैं सीकर में कोचिंग गया था, तो वहाँ जो मैंने नोट्स बनाए थे उनको मैंने लगातार इंप्रूवमेंट करता गया, तो वो काफ़ी डीप नोट्स बन गए थे मेरे GK के। रीजनिंग मेरी वहाँ से क्लियर थी, उसके बाद में हिंदी मेरी वहाँ से क्लियर थी। तो लगभग मुझे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, तो तैयारी हो गया लगभग। हाँ, फर्स्ट पेपर मेरा लगभग
लगभग वहीं से तैयार था। थोड़ी बहुत स्कूल मैनेजमेंट वगैरह थी, स्कूल मैनेजमेंट मैंने एस यादव सर से देख ली थी, और साइकोलॉजी जो थी वो क्या नाम दीर सिंह सर से मैंने कोर्स लिया था उनका। मैंने उनकी बुक लेके आया था, सीधा उनका ऐप लिया था, कोर्स लेके सीधा बुक सामने रखी और वीडियो देखता गया, और मैंने नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया, वो किताब ही मेरे नोट्स थे केवल सीधा, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था, 10 महीने का समय था, साथ में फाइनल चल रही थी, तो उसमें प्रैक्टिकल वगैरह में रेगुलर कॉलेज जाना आना, फिर उसके बाद में एमए फाइनल के एग्जाम वगैरह देना, तो उन सब में भी मेरा समय जाता था, है ना। इस वजह से फिर शाम के टाइम पे सर के पास पढ़ने जाना और उस सब्जेक्ट के कंटेंट को तैयार करना अच्छे से, तो दोनों चीजें मेरे साथ साथ चल रही थी। लेकिन ये कि मैंने शुरुआती दौर में मेरे सब्जेक्ट को पूरा समय दिया था, है ना, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड में जो होती है वो सब्जेक्ट के ऊपर काफी डिपेंड करती है लगभग, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका सब्जेक्ट करवाता है, और मेरिट में जो लाता है ना वो आपका फर्स्ट पेपर लेके आता है ना। तो अगर मेरा तो मुझे पता था कि अपना अगर सब्जेक्ट सही हो गया तो फिर उसके बाद में फर्स्ट पेपर अपना अच्छा है, लगभग कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो जैसे फर्स्ट पेपर के लिए तो आपने बुक्स बताई, सेकंड पेपर के लिए जैसे आपके सिलेबस का किस प्रकार डिवाइडेशन है और कहाँ से प्रश्न बनते हैं? देखो पहले तो जो था कि आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक 55 क्वेश्चन, और उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन तक 55 क्वेश्चन आते थे, और उसके बाद में 10 क्वेश्चन पीजी लेवल के आते थे, और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते थे। लेकिन जब हमारा सिलेबस आया था तो उसमें ये चीजें डिवाइडेड नहीं कर रखी थी, उसमें नंबर्स का कोई डिवाइडेशन नहीं था, क्वेश्चन का कोई डिवाइडेशन नहीं था, है ना, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था काफी, है ना। तो इस बार तो हमारे को सारी चीजें कॉमन पढ़नी थी, और इस बार के पेपर में क्या हुआ कि 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते थे, वहां पर 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आए और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए, है ना। तो 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के कम हो गए थे। तो उस हिसाब से जैसे आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का पोर्शन पढ़ना है ना, तो वो आपको उसमें मेंशन कर रखा होता है कि वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ग्रेजुएशन का लेवल का है तो ग्रेजुएशन का पढ़ना उसमें पढ़ना है, और पीजी लेवल का है तो आपके पास अगर पर्सनल बुक्स हो तो उसमें से पढ़ सकते हो, या फिर पहल ला सकते हो, क्रॉनिकल ला सकते हो, उसमें से आप पढ़ सकते हो। मैंने तो क्या किया था, देखो सर के नोट्स थे, उसके बावजूद मेरे पास क्या नाम है, मैंने क्रॉनिकल पढ़ी थी और एनसीईआरटी पढ़ी थी, इन तीनों का कंटेंट मिला के मैंने एक पेज पे मैं कंटेंट लेके आया था, क्योंकि आपके सोर्स एक ही होना चाहिए। अल्टीमेटली आप कोई भी चीज पढ़े लेकिन आपका सोर्स एक होना चाहिए। तो मैंने तीनों में से मिला के मेरे खुद के नोट्स बनाए, और फिर उसके बाद में मैंने तैयारी की है, ताकि लास्ट टाइम पे दिक्कत नहीं आए। तो कोचिंग के नोट्स रखे, उसके अलावा कुछ बुक्स भी पढ़ी? देखो कंटेंट आपको देखो सिलेक्शन लेने के लिए एक ही कंटेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए एक कंटेंट पर विश्वास कर लेते हो तो फिर हो सकता है कि उसमें से मिले भी जाए ना भी मिले। तो मैंने क्या है कि एक तो सर के नोट्स, फिर उसके बाद में पहल, और उसके बाद में मैंने क्या नाम है जो एनसीईआरटी थे उसको सामने रखा, और मैंने खुद की जो सर के नोट्स के बावजूद मैंने उनको तीनों को मिला के मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, सारे के सारे कंप्लीट मैंने नोट्स बनाए थे देखो, और उसमें से फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स निकाले थे ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन किया जा सके। ये अभी जैसे पिछली बार जो लेवल को 1 से जो मैम का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी एक ही बात कही थी कि शॉर्ट नोट्स बनाए, और जैसे आप बता रहे कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए। अब बता सर न ले रहा है बाबा थोड़ा सा अब नहीं हाँ। तो शॉर्ट नोट जरूरी होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, आप लास्ट टाइम जब रिवीजन करते हैं, लास्ट टाइम पे आपका सिलेबस होता है बहुत बड़ा सही है ना, और उसको और रिवीजन करना होता है आपको पूरा। इस चक्कर में अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनते ना तो आपका रिवीजन ही नहीं हो पाता, और फिर धीरे धीरे क्या होता है आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो, मेरा तो कोर्स ही कवर नहीं हो रहा, मुझे तो पढ़ाई जो याद ही नहीं है, ये चीजें आती है। और रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन है। आप साल भर से कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर लास्ट में जाके आपका रिवीजन नहीं होना तो फिर आपका सब कुछ खत्म है, ठीक है। डेट में मेरे साथ लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था कि लास्ट 15 दिन बचे हुए थे, है ना, मैंने नोट्स शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, रिवीजन कर रहा था, और ना तो थोड़ा सा डिप्रेशन में होता जा रहा था। उस टाइम पे मेरी 7 दिन के लिए मेरी तबीयत खराब हो गई, ऐसी तबीयत खराब हुई कि मैं उठ भी कर भी चल भी नहीं सकता था, और लास्ट 7 दिन बचे थे उसमें मैं कुछ नहीं कर सका, डिप्रेशन की वजह से ज्यादा। फिर उसमें क्या हुआ कि क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, इसके चक्कर में सब कुछ गोलमाल हो गया, और वो पूरा का पूरा पेपर है लगभग नॉर्मल पेपर बेटा, ऐसा कोई खास पेपर नहीं बेटा था। अब ये तो चलो बुक्स के बारे में बात हो गई, रणनीति के बारे में बात हो गई, भाई कितना टाइम दिया, लेकिन अगर पर्सनली बात करें तो जैसे तैयारी के दौरान एक अभ्यर्थी क्या क्या फील करता है, क्या क्या उसके साथ कंडीशनें बनती है, तो आपके साथ क्या कंडीशनें बनी थी उसके बारे में एक बार बताइए। देखिए जब आदमी बेरोजगार होता है ना तो सारी कंडीशन उसी पर अप्लाई होती है ना। तो जब आप तैयारी करते हो ना, और इस सारी ग्रेड में स्कूल लेक्चरर का सिलेबस ऐसा है कि आपको उसको क्लियर करना नामुमकिन सा लगता है। आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो तो सेकंड पेपर छूट रहा है, सेकंड पेपर पढ़ रहे हो तो फर्स्ट पेपर छूट रहा है ना। तो लगभग आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, हर 5-7 दिन में आपको ये लगता रहेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन भी सही बात है हाँ, लेकिन आपको ये लग रहा है ना आपको कि नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये कि आप प्रयास करते जा रहे हो, लेकिन आपको बने रहना है, आपका बने रहना ही आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है।
क्योंकि है ना? बहुत सारे अभ्यर्थी तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर को देख के छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें इसने और रीजनिंग आपके साथ भी ये चीजें बनी रहेगी। हम भी उसी में दौर से गुजरे हैं जिस दौर से आप गुजर। तो कुल मिला के बात है कि डिप्रेशन से किस तरह बचा जा सकता है, उसके बारे में भी एक दो बातें आप बताइए कि डिप्रेशन से लास्ट टाइम डिप्रेशन आता ही आता है, क्योंकि आता है। सबसे बड़ा तनाव आपके दिमाग में ये होता है कि मैं सक्सेस होऊंगा ही नहीं होऊंगा, और ये सक्सेस का तनाव भी बहुत खतरनाक होता है। देखिए हमारा जो लक्ष्य है ना, हम ये नहीं सोचे कि हमारे को सफल होना है। हमारा उद्देश्य अपना जो कर्म है ना वो करते चले। हमारा बिल्कुल हमारा पर्पस हमारा अधिकार सिर्फ पेपर करने तक होता है, सफलता तक नहीं होता है। बहुत से बच्चों ने रीड के में 145 140 साल सही किए थे, उन्होंने सोच लिया था कि हम नौकरी लेंगे, लेकिन अंतिम परिणाम नहीं आया था, है ना। तो हमारा कर्म हमारा अधिकार पेपर तक होता है। आप ये सोचिए कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं स्कूल लेक्चर में, है ना, और मेरे को पेपर अच्छा करके आना है। परिणाम क्या रहेगा वो उसके बाद डिसाइड होगा। पहले से ना सोचे, पहले से ही सोच लेते हैं, दिमागी वो जो होता है बस बिल्कुल हवाई के लिए तैयार कर लेते हैं ना। सिलेक्शन के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि मेरे को सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपने को ये सोचना है कि मेरे को मेरा बेस्ट देना है, 101% देना है। और आपका टारगेट लिख लीजिए कि मुझे 300 नंबर लाने, 350 नंबर लाने या फिर उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, है ना, और उसका डिवाइडेशन कर लीजिए, है ना। जब आप ये सोच के चलोगे कि मुझे मेरे फर्स्ट पेपर में इतने नंबर लाने और सब्जेक्ट में इतने नंबर लाने और ये टारगेट मेरे को सेट करना है, तो डेफिनेटली आप उस टारगेट तक पहुंचोगे। मैंने मेरा स्कूल लेक्चरर का टारगेट 300 नंबर का रखा था और 296 नंबर में लेके आया था। लगभग में ये 95 या 97 के आसपास एक्यूरेसी रही थी, है ना। और स्कूल लेक्चरर की जो स्टडी होती है तो वो टारगेट बेस्ड स्टडी होती है ना। आपको पहले से बनाना पड़ता है, टारगेट बनाना पड़ता है। मैंने बनाया था, मान लो हमारी जो पिछली बार जो कट ऑफ थी 294 में कट ऑफ गई, तो मैंने सोचा था कि मैं 300 प्लस का टारगेट लेके चलूं, बिल्कुल, और हुआ भी वैसा ही। तो टारगेट जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ उस लेवल पे लेके जाते हो। अगर आप जनरल क्लियर कर रहे हो तो कम से कम पिछली फाइनल कट ऑफ से आप 20 नंबर प्लस लेके चलिए, है ना। और कैटेगरी से भी अगर आप लेके चलते हो तो कम से कम उससे भी आप 20 नंबर लेके चलिए, क्योंकि स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में जो होता है बाद में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, 10-11 नंबर ऊपर नीचे, तो वहाँ कम से कम आप सेफ जोन में बचे रहोगे इस चीज के लिए। तो हमने बात की है, जैसे बुक्स के बारे में बात हो गई, रणनीति के बारे में बात हो गई। दूसरी बात करें कि आपको लगभग जैसे 8 से 10 महीने का टाइम दिया, तो अभी जैसे नई वैकेंसी की बात करें तो 2025 में वैकेंसी आएगी, मतलब वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, लेकिन एग्जाम तो 25 में होगा। 25 में तो आपको 8-10 महीने भी मिल रहे हैं, तो उसके भरपूर तैयारी करें। और जैसे सर ने बताया कि डिप्रेशन आना, असफलता का डर लगना, हर तीसरे दिन लगना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सबके साथ होता है। मैंने ये मान के चलो कि गोलियां खाई है, साइकोलॉजिस्ट के पास गया हूँ मैं, जबकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन गणा समझाया जाइए लेकिन बार बार वो विचारों का आना, है ना, और आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वही प्रभावित करता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन लास्ट में जाते जाते ये समझ में आ गया था कि इन चीज़ों में कुछ नहीं लिखा, है ना। हमारे कुछ एक गुरुदेव थे जिन्होंने मार्गदर्शन किया, दोस्तों का भी मार्गदर्शन मिला कि सिर्फ हमारे को तैयारी पे फोकस रखते हैं, हमारा अधिकार वहीं तक रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। वहाँ से फिर मेरे को बात समझ में आई और फिर मैं पूरी जान लगा दी मैंने कि सिर्फ और सिर्फ हमारे को पेपर तक जाना है, उसके बाद में जो होगा जो देखा जाएगा। अब देखो, असफलता का डर इतना खतरनाक होता है, और ये मजाक की बात नहीं, हकीकत है कि इन्होंने लगभग 2 महीने तक मनोचिकित्सक से इन्होंने अपने लिए टेबलेट्स ली है ना, तो लेकिन फिर भी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, आप खुद को, आपकी जो असफलता का डर को इतना हावी कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है हम उसे समझ ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद की स्ट्रेंथ को पहचानें, खुद के हिसाब से रणनीति तैयार करें। बुक्स के बारे में बात हो गई, फिर क्या आपके मन में कोई डाउट हो कि सर ये टॉपिक रह गया, उस पर बात होनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करें, उस पर भी बात कर लेंगे। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि इनका भी 31 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को, मतलब 5 अक्टूबर एक साल पहले आज ही के दिन मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, और राजस्थान में 211वीं रैंक के साथ जनरल के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आज जिनको रिजल्ट आया 1 साल हो गया, तो बहुत संघर्ष हो गया, दिन को बोलते ना समाप्ति हुई 30 दिन उसके बाद अब ये विजय का रथ अब आगे चल ही रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है, देखते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए भी, आगे और भी आगे बढ़े, बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां हासिल करें। और आपके में जो डाउट हो कोई भी, तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।